हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम लोग यूपी बोर्ड 2023-24 रसायन विज्ञान, जो कि जिसमें पहला चैप्टर है विलेन, उसमें प्रैक्टिस सीरीज का आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट तीसरा है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 6 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन में समान नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समपराशरी विलयन में समान नहीं होता है। पहला ऑप्शन क्या है? परासरण दाब समान नहीं होता है, मोलर सांद्रताएं समान नहीं होती हैं, या रासायनिक गुण समान नहीं होता है, या ताप समान नहीं होता है। इसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा और इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो समपराशरी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर परासरण दाब समान होता है, ऐसे विलयनों को समपराशरी विलयन कहते हैं। पराशरी विलयन के लिए परासरण दाब समान होता है। मान लीजिए कोई एक विलयन ए है और दूसरा विलयन बी है। दोनों क्या हैं? विलयन, ए विलयन और बी विलयन। अगर इनका परासरण दाब दोनों का समान है, इसका P1 है, इसका P2 है, दोनों क्या है? बराबर है। अब स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा था? समान ताप पर, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो यहां पर जो सांद्रता होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। P1 बराबर P2 और T1 बराबर T2, तो C1 बराबर क्या होता है? C2 होता है। किसके लिए? समपराशरी विलयन के लिए। तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि समान नहीं होता है। परासरण दाब ये समान होता है, मोलर सांद्रताएं यानी कि कंसंट्रेशन समान होती हैं, रासायनिक गुण ये समान नहीं होता है, रासायनिक गुण दोनों के अलग अलग होते हैं, ताप क्या है? समान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 यानी 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया, तो यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना है। 1 लीटर जल है, मान लेते हैं ये 1 लीटर जल है, ये दूसरा जो है 1 लीटर जल है, इसमें क्या घोला गया है? इसमें 12 ग्राम यूरिया घोल दिया गया है, 12 ग्राम यूरिया, और इसमें क्या घोला गया है? 68.4 ग्राम इसमें घोला गया है। क्या? सुक्रोज घोला गया है, सुक्रोज घोल दिया गया है। और कह रहा है कि यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इस सुक्रोज की अपेक्षा अधिक है या कम है या 2 गुना है या बराबर है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिना कैलकुलेशन के बता नहीं पाएंगे कम है ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इसको रट करके चले जाएंगे, है ना। लेकिन रटा हुआ हमेशा काम नहीं आता है। मान लीजिए इसको पहले दे दिया और यहाँ पे यूरिया की जगह बाद में सुक्रोज रख दिया, तब क्या होगा? तब आप रटा हुआ ज्ञान वहां पर काम नहीं आएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ये किसके लिए हो गया? यूरिया के लिए हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? सुक्रोज के लिए हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक बार यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, एक बार सुक्रोज का जो है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर हम कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, इसके लिए फार्मूला होता है एन यूरिया, इसको अंग्रेजी में लिखे दे रहे हैं, एन यूरिया अपॉन एन यूरिया प्लस एन सुक्रोज। अब ये हमको पता होना चाहिए, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले यूरिया के मोल, तो हम निकाल लेते हैं यूरिया के मोल। यूरिया के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार।
तो यूरिया का भार कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और यूरिया का अणु भार कितना होता है, 60 होता है। इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है, बार बार एग्जाम में आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये आ गया 1/5 इक्वल टू आ गया 0.2 मोल, ये आ गया किसके, यूरिया के। अब हम निकाल लेते हैं सुक्रोज के मोल। क्या निकाल लेते हैं, सुक्रोज के मोल। तो सुक्रोज के मोल स्मॉल w अपान स्मॉल m निकालेंगे। ये दिया गया 68.4, और इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे किसका, सुक्रोज का, तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा 342। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 1/5। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.2 मोल, ये भी 0.2 मोल आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले कुल मोल। कुल मोल कितना आ गया, 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू आ गया 0.4। तो हम यहाँ पर x यूरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूरिया कितने मोल है, 0.2 है, अपान ये यूरिया कितना है 0.2 प्लस सुक्रोज कितना है, सुक्रोज का है 0.2। ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 अपान 0 आ गया 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। आंसर कितना आएगा, 0.5। किसके लिए आ गया ये आया है यूरिया के लिए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। चलिए अब हम निकाल लेते हैं किसके लिए, सुक्रोज के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज ये हो जाएगा n सुक्रोज अपॉन n सुक्रोज। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कैपिटल N कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N लिखा है। तो कैपिटल N सुक्रोज अपॉन कैपिटल N सुक्रोज प्लस n यूरिया। n कितना है इसका, 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 अपॉन 0.4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका भी आएगा 0.5। यानी दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि अगर हम सुक्रोज विलयन की अपेक्षा यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुबंध देखेंगे तो यहाँ पर दोनों का क्या आ रहा है, सुक्रोज विलयन के बराबर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 ml के लिए वांछित मात्रा है। Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के लिए 500 ml के लिए वांछित मात्रा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो वांछित मात्रा का मतलब है कि कितनी मात्रा विलेय की घुली हुई है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 1.53 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 3.06 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 10.6 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 5.3 ग्राम। ये ग्राम में आंसर दिए हुए हैं तो आपको ग्राम में कैलकुलेट करना होगा, यानी कि वांछित मात्रा किसमें होगी, ग्राम में होगी। ओके, तो चलिए जो विलयन दिया गया है मोलरता में दिया गया है तो हम कैलकुलेट करेंगे। मोलरता बराबर, फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में। आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। तो विलेय के जो मोल होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल V, और ये है मोलरता का फार्मूला। अब यहाँ पर जो V दिया गया है सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दैट नोट कर लेते हैं। गिवन दैट स्मॉल w इक्वल टू कितना ग्राम है, यही के मुझे कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 गुणे 2 यानी एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 23 गुणे 2 यानी हो गया 46, प्लस कार्बन का होता है 12
46, 10 56 2 58 और जो होता है 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 तियां 48 हो जाएगा। यानी इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 50 10 60 और 60 40 100 और यानी ये टोटल हो जाएगा 106 आ जाएगा ये। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 106 हो गया। V कितना दिया गया, 500 ml। अब हमको स्मॉल w कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर फार्मूला जनरेट करेंगे, कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर V को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V अपॉन 1000। तो कैपिटल M कितना गया है 0.2 गुड़े स्मॉल m कितना गया है 106 इंटू V है 500 अपॉन 1000। ये 2 से हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 53। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 10.6, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानक अवस्थाओं की स्थितियां क्या हैं। मानक अवस्था यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm प्रेशर, ये होता है मानक अवस्था। 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए अगर आ गया केल्विन में, तो इसको 273 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ये तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं 25 के तथा 1 atm, 0 केल्विन तथा 1 atm, 20 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm, 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया तो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर के आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम ml है तथा उसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित हों, तो झील में Na+ आयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, स्मॉल w कितना दिया गया है 92 ग्राम, क्योंकि सोडियम ही घुल रहा है इसमें। कैपिटल W कितना दिया गया है 1 kg, 1 किलोग्राम जल में घुल रहा है। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोललता। मोललता बराबर क्या होती है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। तो विलेय के मोल कितने 92। इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, तो हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। 92 अपॉन 23 इंटू 1, इस कैपिटल W कितना 1 है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4, कितना आएगा 4 मोलल। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 1 किलो जल दिया गया है और 1 किलो जल में 92 ग्राम Na+ दिया गया है झील में, और उस झील में Na+ आयन की मोललता निकालनी थी, तो यहाँ पर आएगा कितना 4 मोलल विलयन। अगला क्वेश्चन है 24 डिग्री सेल्सियस पर गन्ने की शक्कर के विलयन का परासरण दाब दिया गया है 2.5 वायुमंडल, और इस विलयन का सांद्रण मोल पर लीटर में आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। P इक्वल टू दिया गया है 2.5, C हमें कैलकुलेट करना है, T दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 297
केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 297 केल्विन आ जाएगा। सी हमको कैलकुलेट करना है। हमको पता है पी और सी में एक रिलेशन होता है, पी इक्वल टू होता है सी एस टी। अब सी कैलकुलेट करना है तो यहाँ हो जाएगा सी इक्वल टू पी अपॉन एस टी। पी कितना है? 2.5 है। एस की वैल्यू होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है? 297 केल्विन। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.1025, ये मोल पर लीटर आएगा, मोल पर लीटर। ये है आपका आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक रिलेशन होता है सांद्रता और परासरण दाब में, P इक्वल टू सी एस टी। एस क्या है? एस की वैल्यू होती है 0.0821, ये गैस नियतांक है। टी यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव ए और बी क्रमशः 145 तथा 190 पर उबलते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस पर किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो मान लीजिए एक विलेन ये है और एक विलेन ये है। इसको हमने नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 145 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा इसलिए देते हैं 145 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 190 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहे हैं किसका वाष्प दाब अधिक होगा। सबसे पहले आपको वाष्प दाब पता होना चाहिए। क्या होता है? वाष्प दाब होता है जब किसी विलेन को गर्म करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से पूर्व ही उसके वाष्प बनना शुरू हो जाते हैं, और वाष्प के द्वारा उस कंटेनर की वाल पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो 80 डिग्री सेल्सियस पर, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही वाष्प बनने लगेंगे। जब वाष्प बनने लगेंगे तो वेपर प्रेशर भी जनरेट करने लगेगा, यानी वाष्प दाब भी जनरेट करने लगेगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। ओके, तो यहां पर ए का, किसका? ए का वाष्प दाब अधिक होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर कैल्शियम एसीटेट की विलेयता जल में घटती है जबकि लेड नाइट्रेट की बढ़ती है। एक हमारे पास बीकर है और ये दूसरा बीकर है। इस बीकर में जल भरा हुआ है। क्या भरा है? जल। इसमें भी जल भरा हुआ है, इसमें भी जल भरा हुआ है, लेकिन इसमें हम मिलाते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं लेड नाइट्रेट। जब हम कैल्शियम एसीटेट को जल में घोलते हैं तो जल का तापमान बढ़ता है। जल का यानी जो विलयन होगा, विलयन का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो विलयन होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कैल्शियम एसीटेट को जैसे ही जल में डालते हैं तो ऊष्माक्षेपी क्रिया प्रदर्शित करता है। लेकिन लेड नाइट्रेट क्या है? इसमें विलयन जो बनेगा, पहली बात तो ये जो लेड नाइट्रेट है वो सामान्य टेम्परेचर पर डिजॉल्व कम होगा। तो क्या करेंगे? इसको हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब ऊष्मा देंगे तो इसमें ये विलय होगा, यानी ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी क्या होता है? ऐसे विलयन को बनाने के लिए इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया जो होगी ऊष्मा शोषी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। तो लेड नाइट्रेट को जल में घोलने पर, जब हम इसको घोलते हैं तो ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्यों? तो जो मान लीजिए ये बीकर है और इस बीकर पे मैंने एक ढक्कन लगा दिया। अगर हम यहाँ से इसको पिस्टन से इसको प्रेस करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल जो यहाँ दूर दूर हैं, जब ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? और पास पास हो जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल पास पास हो जाते हैं तो होता क्या है? इनकी मूवमेंट कम होता है, इनकी जो गतिज ऊर्जा हो जाती है वो कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या? दाब जितना कम होगा उतना अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो मूव करेंगे, और जितना ज्यादा मूव करेंगे अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मूवमेंट और बढ़ जाता है।
जब मूवमेंट बढ़ जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि उस सरफेस को छोड़ करके मॉलिक्यूल्स वहां से जाना शुरू कर देते हैं। सपोज करिए ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से बढ़ने लगेंगे। तो जितना दाब कम हो और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा वाष्पित होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 मार्क्स के आते हैं। 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोलता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता बताना है। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। हेनरी स्थिरांक KH = 4 कितना है 4.27 × 10⁵ mmHg है। अच्छा, ये दिया गया है हेनरी स्थिरांक। दाब कितना दिया गया है, P = 760 mmHg दिया गया है। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कह लो या विलेयता कह लो, ये हमको कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमको हेनरी के नियम से पता है, P = होता है KH × X। X यहाँ पर क्या है, X चाहे तो कह लो या मोल प्रभाज कह लो इसको, या विलेयता। तो हमको क्या निकालना है, X निकालना है। तो यहाँ X = क्या हो जाएगा, P/KH, यानी P कितना है 4.27 × 10⁵ नहीं, ये P नहीं दिया गया है, P दिया गया है 760 अपॉन KH कितना दिया गया है 4.27 × 10⁵। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 178। कितना आंसर आएगा 178 × 10⁻⁵। ये आ जाएगी इसकी विलेयता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हम लगाएंगे। ये है जल कितना है 72 ग्राम जल है, 72 ग्राम जल है, और इसमें क्या मिला दिया गया है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब दोनों मिश्रण कह रहा है कि जल का और एथिल अल्कोहल का आपको बताना क्या, मोल प्रभाज। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर विलेय कौन और विलायक कौन है। ये विलयन तो बन गया, जल और एथिल अल्कोहल को मिलाया गया, तो इसमें बताइए विलेय कौन है विलायक कौन है। आपने पढ़ा था विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो जल कम है, ये विलेय हो गया, और ये क्या है विलायक हो गया। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। तो हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन इसका जल का और मोल फ्रैक्शन C2H5OH का, दोनों कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन आप अगर हम जल निकालें तो कितना आ जाएगा, पहले जल के मोल निकाल लेते हैं। जल के मोल 72 ग्राम जल है और इसका जो अणुभार होता है 18 होता है, या इसके आगे 4 मोल। और इसी तरह हम C2H5OH के मोल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 92 अपॉन, अब यहाँ पे 24 + 6 30 46 आ जाएगा, यानी इसका जो अणुभार होगा एथिल अल्कोहल का कितना होगा 46 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। अब बताइए किसके मोल ज्यादा है, एथिल अल्कोहल के 2 मोल हैं और जल के कितने मोल हैं 4 मोल हैं। तो यहाँ पे मोलों की संख्या से बताया जाता है
है ना। तो यहाँ पर विलेय जिसके मोल कम होते हैं विलयन में वो होता है विलेय, और जिसके मोल ज्यादा हो विलयन में वो होता है विलायक। तो 2 मोल एथिल अल्कोहल के, चलिए निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ जल का फार्मूला होगा n जल अपॉन n जल प्लस n C2H5OH। अच्छा, कुल मोल अगर देखें 6 है, कुल मोल कितना आ गया? कुल मोल 6 आ जाएंगे। कुल मोल आ गया कितना? 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जल के कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। तो 4 बटे टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 0.66 आएगा। इसी तरह से हम C2H5OH का निकाल लेते हैं। किसके मोल निकालेंगे यहाँ? C2H5OH के मोल अपॉन कुल मोल, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया C2H5 कितने मोल हैं? 2 मोल, 2 बटे 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.33। इसके मोल प्रभाव इतने। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक फार्मूला और होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 भी होता है। अगर हमको एक का मोल प्रभाव निकाल लिया है, दूसरे निकालना है, तो उसको 1 से घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। कितना ग्राम? कोई पदार्थ है 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। उस जो विलयन है उसका वाष्प दाब 87 mm पाया गया, और यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब कितना हो जाए? 92 mm हो जाए, तो अणुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नोट कर लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है विलयन का वाष्प दाब यानी PS इक्वल टू 87 दिया गया है, और P नॉट इक्वल टू दिया गया है, यानी P नॉट क्या है? जल का वाष्प दाब 92 दिया गया है, और स्मॉल w जो है हमको कैलकुलेट, स्मॉल w दिया गया है 18.1, और कैपिटल W कितना दिया गया है? इसको ऊपर लिख लेते हैं। कैपिटल W कितना दिया गया है? 100 ग्राम। हमको कैलकुलेट क्या करना है? अणुभार। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू होता है N अपॉन N प्लस N, या इसको हम कह लें मोल प्रभाज। ये होता है फार्मूला। तो यहां पर हम जब जल का वाष्प दाब ले रहे हैं, जल का वाष्प दाब ज्यादा है ना, तो यहाँ पर हम जो स्मॉल n है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? N अपॉन N हो जाएगा, है ना। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको जो है एक बार यहाँ से फिर से कैलकुलेट करते हैं। P नॉट की वैल्यू कितनी है? 92 अपॉन 87 अपॉन 87 आ गया, है ना, इक्वल टू स्मॉल n का मतलब क्या है कि उस पदार्थ के मोल। अब उस पदार्थ के मोल कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? तो पदार्थ के मोल n इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन W, और कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। तो स्मॉल w कितना दिया गया है यहाँ पर? 18.1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W कितना दिया गया है? 100। स्मॉल w 18.1 दिया गया है। कैपिटल जो M है
ये मोल निकलेगा इसके। कैपिटल M दिया गया 100 ग्राम, लिख लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो यहाँ पे कैपिटल में कितना है, यहाँ लेते हैं 100 ग्राम। कैपिटल W कितना दिया गया है, इस फार्मूले को हम बना लेते हैं पहले। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो ये हो जाएगा 92 माइनस 87 कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 87 इक्वल टू 18.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अपॉन स्मॉल m यानी अणुभार हमको ज्ञात करना है, इंटू कैपिटल W दिया गया है 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इधर चला आएगा, यानी m इक्वल टू हो जाएगा 18.1 इंटू 18 इंटू 87 अपॉन 5 इंटू 100। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 56.68। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अणुभार दिया गया है। ओके, देखिए कोई एक पदार्थ है, लेकिन पदार्थ का नहीं पता है कि कौन सा पदार्थ है, ठीक है, उसका फार्मूला हमको नहीं पता है, उसका अणुभार कैलकुलेट करना है। उसके 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोल दिया गया था। जब विलयन बना था तो विलयन का वाष्प दाब कितना था, 87। आपको पता है कि विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। तो जल यहाँ पर क्या है, विलायक है, विलायक का वाष्प दाब है 92 mm। अणुभार ज्ञात करना था तो PS 87 है और PS कितना है 87, P0 है 92, स्मॉल w 18 ग्राम, और जो मॉलिक्यूलर वेट है जल का, मॉलिक्यूलर वेट जल का कितना है 18, और स्मॉल w की जो वैल्यू थी वो 100 ग्राम जल में घोला गया था। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। तो यहाँ पे हमने क्या किया, N को नेग्लिजिबल मान लिया तो कैपिटल N हो गया, N अपॉन कैपिटल N। तो जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, W अपॉन W होता है इसका, W अपॉन स्मॉल m, यानी कि विलेय का भार बटे उसका अणुभार। तो यहाँ पर हमने इसको फार्मूले को अरेंज किया, दिया गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। 92 से माइनस किया 87 को तो 5 आ गया, अपॉन 87 है, 18.1 इंटू 18 अपॉन m इंटू 100 हो गया। m कैलकुलेट करना है तो 18.1 इंटू 18 इंटू 87 अपॉन 5 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56.68। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है 0.01 m सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो विलयन दिया गया है वो मोलरता में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है इसमें। मोलरता कितनी दी गई है 0.01 दिया गया है। वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 दिया गया है। कितना दिया गया है 500 ml है। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 अपॉन 1000 ये हो जाएगा लीटर में। तो पूछ रहा है स्मॉल w बताइए। स्मॉल w बताना है कितने ग्राम घोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में होगा। ओके, आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। तो विलेय के मोल n इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होता है। स्मॉल w हमें कैलकुलेट करना है, m हम यहीं से निकाल लेते हैं Na2CO3 से। ये हो गया 46 + 12
प्लस 48 यानी आ गया 106। तो विलय के मोल कितना आ गया 106। आयतन किस में है लीटर में है, मोलरता दी गई है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन v। और जब v को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको w कैलकुलेट करना है, तो m इज इक्वल टू हो गया w अपॉन m इंटू v। तो w कैलकुलेट करेंगे। अब ये ml में दिया गया है तो इसको 100 मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर में। तो हो जाएगा स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा m इंटू स्मॉल m इंटू वी अपॉन 1000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी गई है 0.01 इंटू स्मॉल m है 106 इंटू वॉल्यूम है 500 अपॉन ये आ गया कितना 1000। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 2 से, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 53। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 की मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो 53 बन जा 53 यानी 53 करना 53, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया यहाँ पर तो 0.53 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा 0.1 m सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसके नीचे थ्योरी भी लिख देना कि इतने जो है ग्राम घोलना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है वान-टॉप गुणांक। वान-टॉप गुणांक क्या है, ए नंबर हेडिंग डालेंगे वान-टॉप गुणांक, वान-टॉप फैक्टर इसको बोलते हैं, वान-टॉप फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। वान-टॉप फैक्टर आखिर है क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक विलयन है, उसके जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं जैसे कि परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन तथा वाष्प दाब में अवनमन, ये जब कोई ऐसा उसमें अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिलाते हैं तो ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, यानी कि उसमें कोई रिएक्शन ना हो रही हो विलेय और विलायक में, तो वहां पर जो परासरण दाब होगा उसकी एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों लगभग सेम आएगी। या हम किसी दूसरे अगर हम अणुसंख्य गुणधर्म की बात कर लेते हैं तो एक्सपेरिमेंटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों क्या आती है, सेम आती है। क्यों सेम आती है, क्योंकि जो अणुसंख्य गुण होते हैं, अणुसंख्य गुण होते हैं वो मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, मोलों की संख्या पे, या यूं हम कह लें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अणुभार के। यानी जो अणुसंख्य गुण होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अणुभार के और मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके मोलों की संख्या पर, जो विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या पर। और मान लीजिए कुछ ऐसा कोई ऐसा विलेय पदार्थ उस विलायक में मिला दिया गया जिसने रिएक्शन कर लिया या फिर आयनों में ब्रेक हो गया, तो हो क्या जाएगा, मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब मोलों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू होगी और कैलकुलेटेड वैल्यू होगी दोनों डिफरेंट होंगे। अब दोनों डिफरेंट को फाइंड आउट करने के लिए वान-टॉप ने एक फैक्टर दिया जिसे क्या बोलते हैं, वान-टॉप गुणांक बोलते हैं। वान-टॉप गुणांक कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, I इक्वल टू वियोजन या संयोजन के बाद पदार्थ के मोलों की संख्या
अपॉन वियोजन या संयोजन के पहले पदार्थ के मोलों की संख्या। इस फार्मूले से वान हाफ गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, I ऑफ NaCl। इसमें क्या होगा, वियोजन होगा, तो वियोजन के बाद इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए NaCl है और इसको हमने जल में घोल दिया, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, तो इसके दो मोल बन गए, यानी दो आयन हो गए, एक प्लस आयन Na प्लस और एक Cl माइनस। तो मोलों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर आयन की संख्या कह लो या मोलों की संख्या कह लो, तो 2 अपॉन, इसके बाद देखिए उसके पहले कितने मोल थे, 1 मोल थे, तो जो I फॉर NaCl निकला है वो कितना निकला है, 2 निकला है। इस तरीके से हम वान हाफ गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे विलेय पदार्थ जिनको किसी विलायक में घोलने पर या तो वो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जिस पे टिप्पणी लिखना है वो है मोल प्रभाज। हम लिखना है मोल प्रभाज पे टिप्पणी। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अगर मोल प्रभाज पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो सबसे पहली आप लाइन ये लिखेंगे कि किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है ये मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है, किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है। विधियां बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन मोल प्रभाज भी उनमें से एक विधि है। सपोज करिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने दो पदार्थ मिला दिए। एक पदार्थ मैंने इसमें जल मिला दिया और दूसरा पदार्थ इसमें मैंने NaCl मिला दिया, या यूं हम कह लें इस जल में मैंने NaCl मिला दिया। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि NaCl के जलीय विलयन में जल तथा NaCl दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों का मोल प्रभाज अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। यानी हमको ये बताना है कि कितने ग्राम NaCl जल में घुला हुआ है, मात्रा बतानी है, सांद्रता बतानी है हमको उस विलयन की। तो मान लीजिए हमको x NaCl कैलकुलेट करना है, तो x NaCl का मतलब हो जाएगा NaCl के मोल, NaCl के मोल अपॉन कुल मोल। कुल मोल, अब कुल मोल में भी जल के भी मोल आ जाएंगे, यानी कि NaCl के मोल अपॉन NaCl के मोल प्लस जल के मोल। तब हम बता पाएंगे NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, NaCl का मोल प्रभाज क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला बन करके आ जाएगा NaCl अपॉन NaCl प्लस N जल। अब इसके लिए फार्मूला बन जाएगा N इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। N का मतलब क्या है, मोलों की संख्या है। W क्या है, स्मॉल w यहाँ पर क्या है, कोई भी पदार्थ होगा उसका भार है, और m क्या है, उसका अणु भार है। तो यहाँ हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये हो गया x फॉर NaCl के लिए। अब x मान लीजिए जल का मोल प्रभाज निकालना है, तो यहाँ पे जल के मोल ऊपर हो जाएगा, जल के मोल अपॉन कुल मोल
सेम ऐसे ही फार्मूला हो जाएगा। इसका मतलब है जल के मोल अपॉन जल के मोल प्लस NaCl के मोल, यानी कि N जल अपॉन, यहां पे जल के लिए कैपिटल में लिया था, N जल अपॉन N जल प्लस N NaCl। वैसे ही फार्मूला आ जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। यानी ये जो फार्मूला निकला है, हम इसको यहां लिखे दे रहे हैं, x NaCl इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये निकला है NaCl के लिए। इसी तरह से हम जल का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले बता सकते हैं कि मोल प्रभाज्य क्या है, उसके बाद मोल प्रभाज्य कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है। इस टिप्पणी में आप इतना लिख देंगे। तो 2.5 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था वन हाफ फैक्टर क्या है और दूसरा क्वेश्चन था मोल प्रभाज्य क्या है। तो आपको पूरे के पूरे 2.5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर जितने क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप हमारे जो क्वेश्चन कराए गए हैं इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है AVS की पाठशाला, इस जो QR कोड दिया गया है इसको आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।